यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसके अंदर टॉपिक है हमारे पास मेटल कार्बोनाइल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं समराइज कर देता हूँ इस टॉपिक को, जिन बच्चों ने कर लिया है उनको भी, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी, तो एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। मेटल कार्बोनाइल हम किसको कहेंगे? कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स in which ligand as कार्बोनाइल या कार्बोनिल, दैट इज CO, मतलब जिसके अंदर लिगेंड कार्बोनिल हो या CO लिगेंड। CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कहता है जिसके अंदर ये लिगेंड्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन एज मेटल कार्बोनाइल। उसको मेटल कार्बोनाइल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया? NiCO4। अब देखो, दैट्स द मेटल और दैट्स इज नोन एज द लिगेंड। तो इसके अंदर जो लिगेंड है वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मेटल कार्बोनाइल कहेंगे। एनी क्वेश्चन? हाँ बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो रेज योर हैंड्स। लेट्स रीटेक द एग्जांपल। आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद सेंट्रल मेटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ये टॉपिक हमने पीछे डिस्कस किया था, आज हम उसके ऊपर एक बार फोकस करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने फर्स्ट केस लिया NiCO4। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आखिर इसके साथ 4 क्यों लगे? ये बड़ा क्वेश्चन। हमने यहाँ 5 क्यों नहीं लिखा, 4 3 क्यों नहीं लिखा? तो नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास तो नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1/2 एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो हमारे पास ये निकल है, ये सभी को पता है 4 ट्रांजिशन सीरीज में होता है। तो इसके फ्रंट में जो नोबल गैस होगी वो नियोन आर्गन 36 होंगे उसके नंबर, और एटॉमिक नंबर निकल का कितना होता है? 20। हाँ बेटा, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। हमने इसका लिया 28 और ये हमारे पास कितना हुआ? 8/2 = 4। इस तरह से हमें पता लगा कि जो नंबर ऑफ CO ग्रुप विद निकल, निकल के साथ नंबर ऑफ CO ग्रुप कितने होने चाहिए? तो 4 आए, इसलिए हमने इसको NiCO4 लिखा। तो डाउट? सर आवाज नहीं आ रही। सर धीरे आ रही। एक मिनट बेटा, एक काम करता हूँ मैं, जब भी मैं एक चैट बॉक्स ऑन करता हूँ आपके लिए,
आप ना उसके अंदर लिख के डाल सकते हो कोई पॉइंट, क्योंकि मैं अब वन वे स्पीकर लगाऊंगा जिससे आवाज बिल्कुल साफ रहेगी आप लोगों के पास। ठीक है, क्लियर है? तो आपको अगर कोई बात में पूछो तो चैट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं आप। क्लियर है? ओके। अब अगर बिल्कुल आवाज साफ है तो हैंड रेज करें। ओके, लेट्स। आपको कोई समस्या आती है तो मैं चैट बॉक्स आपके लिए ऑन कर रहा हूँ, उसमें आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, मुझे क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। लेट्स वी स्टार्ट। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके साथ कितने लिगेंड्स अटैच होंगे, इस पॉइंट का मेन है। लेट्स वी टेक द अनदर एग्जांपल। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, ये देखें हम। सेकंड एग्जांपल में हम लेके चलते हैं ये केस Fe के साथ कितने CO अटैच होंगे। यस, चैट बॉक्स में लिख के डालें कितने CO अटैच हो जाएंगे कैलकुलेट करके। लिख के डालें बेटा कितने होंगे। ओके, एक आंसर मेरे पास आया अभी। हम्म, भावना ने लिखा है 5, राहुल ने लिखा है 5, अंजलि 5, ज्योति 5। वेरी गुड। लगभग स्टूडेंट्स इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं 5। लेट्स वी डिस्कस हाउ वी कैन कैलकुलेट द 5। नाउ iron have atomic number 26. The number of CO group with iron 1 by 2, 36 minus 26, 10 upon 2 is equal to 5. In this way we calculate 5 CO group. So फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, FeCO5। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो रेज योर हैंड्स। ओके, लेट्स वी स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। इसी के अंदर हम बढ़ रहे हैं मेटल कार्बोनाइल्स में, एंड वी डिस्कस विद द एनसीईआरटी कंटेंट को हम शेयरिंग करते हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी बेटा। ओके, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ये टॉपिक हमारे पास है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह से अटैच होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। और नीचे की तरफ गए तो जैसे निकल के साथ 4 अटैच हुए टेट्राहेड्रल, 5 अटैच हुए ट्राइगोनल, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये सारी शेप्स इसके अंदर आएंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है ये, कि आखिर ये यही पॉइंट हमें एक्सप्लेन करेगा कि जिसकी वजह से हम इस स्पेशल केस को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। यस, एक नाम आप समझ रहे होंगे, सिनर्जिक बॉन्ड, स्पेशल टाइप का बॉन्ड की बात जो यहाँ करते हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर, वापस बोर्ड पे आते हैं एंड हेडिंग डालते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बेटा एक ये पॉइंट था कि यहाँ से ना नेट की कनेक्टिविटी हट गई थी, अब फिर वापस कनेक्ट हो गए हम। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। यस, अगर आपको बोर्ड नजर आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड्स।
बोर्ड नजर आ रहा है आपको? यस, ओके। मेटल कार्बोनाइल्स आते हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेटल कार्बोनिल्स, अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेटल है कोई भी, और उसके साथ ये जो CO ग्रुप जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है, ये इसके साथ किस तरह से अटैच होता है, हाउ इट कैन अटैच, कैसे इसके साथ अटैच होगा, इस पॉइंट को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बी स्टार्ट। इसके ऊपर हम आते हैं कैसे अटैच करेगा, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास मेटल, ये हमारे पास है लिगेंड, और ये हमारे पास है मेटल। मेटल किस ब्लॉक से बिलोंग करेगी, D ब्लॉक से। ठीक है, तो पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। वोडाफोन फोन करो। यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मेटल या बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। देख, यहाँ हमें समझना है कि हमारे पास कोई भी जो मेटल होगी, ईच मेटल हैव D ऑर्बिटल्स। D ऑर्बिटल एंड D ऑर्बिटल आर राइट एज, सभी को पता है कि D ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इसके अंदर लिख सकते हैं। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है D ऑर्बिटल्स की, वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कि D ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, इसके अगर स्प्लिटिंग होती है तो लगभग हमारी स्प्लिटिंग हम पढ़ते हैं इस तरह से पढ़ते हैं कि D ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये देखो हमने पढ़ा था पीछे। इस तरह से स्प्लिट होता है। तो रिप्रेजेंटेशन इसकी अमूमन किस तरह से की जाती है, ये हमारे पास मेटल है तो 2 ऑर्बिटल्स एक तरफ रखे जाएंगे और 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक तरफ रखे जाते हैं। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे बनेगी, जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² एंड देन DZ²। तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी ये जो ऑर्बिटल्स हुए, ये DXY, DYZ, DZX, ये हो गया हमारे पास DX² - Y² एंड दैट इज नोन एज द DZ²। क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि D ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है? किसी बच्चे को डाउट हो, अगर क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड। दोबारा बता दो एक बार। हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट क्यों किया है, इसका कारण मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेट्स नाउ कम टू द सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड हमारे पास क्या है, ये तो मेटल हो गई। सेकेंड हमारे पास है कार्बोनिल। कार्बोनिल होता है CO, ये होता है कार्बोनिल। अब इस कार्बोनिल के अंदर जो बॉन्डिंग करता है वो बेसिक कौन करता है, कार्बन करता है। तो हमारे पास क्या होगा कार्बन वाले केस में, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा भी, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 6. और इसको सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, इसका 6 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2
2p2। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो p ऑर्बिटल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आपको ध्यान होगा। p ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इस तरह से पार्ट होते हैं। इसको लिखा जाता है px, py, pz, अलग अलग पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो p ऑर्बिटल्स की जो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि भी जो कहीं भी होता है उसके हम इस तरह से इसके लोब लेके चलते हैं। तो अलग अलग एक्सिस के अंदर बनते हैं। पी एक्स अलग बनेगा, पी वाई अलग बनेगा, पी जेड अलग फॉर्मेशन होती है। अमूमन जो इसकी p ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंट है वो 3 लोब के साथ होती है। क्लियर है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 1s2, 2s2 और 2p4, मतलब इसके पास भी p ऑर्बिटल मौजूद होता है। तो इसके p ऑर्बिटल्स को भी हम अमूमन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, px, py और pz। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है? टेक्निकली मैं हैंड रेज करने के लिए कहूँगा, एक बार मैं स्पीकर लगा रहा हूँ आप लोगों को सुनने के लिए। हाँ बेटा, आप पूछ सकते हो मेरे से। यहाँ तक किसी बच्चे को पूछना है तो बताएंगे, बोल के पूछ सकते हैं आप। कुछ पूछना है यहाँ तक? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सर एक बार ये बता कौन सा डी बेटा? ऑर्बिटल वाला बता। डी ऑर्बिटल वाला। डी ऑर्बिटल वापिस देखो बेटा, ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना अभी? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है बेटा? आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है ना? है ना, में जवाब दें। यस सर। ओके, यस सर। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल को हमें पता है इस तरह से 5, अगर हम बॉन्डिंग फॉर्मेट में करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका। और अभी हमने CFT पढ़ा था। CFT के अंदर हमने क्या पढ़ा कि डी ऑर्बिटल स्प्लिटेड इनटू 5 पार्ट। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें से 3 एक तरफ, 2 एक तरफ चले जाते हैं। जो 3 नीचे की तरफ होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं। तो अमूमन इसकी जब बॉन्डिंग करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करते हैं। 3 एक तरफ कर दिया हमने और 2 एक तरफ कर दिया हमने। है बेटा, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो यस सर। बेटा, मेरी आवाज सुन पा यस रहे हैं? सर। हाँ ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जिस बच्चे ने पूछा तो उसको क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके। ऐसे कार्बोनिल में 2 कंपाउंड है हमारे पास, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन के अंदर हम p ऑर्बिटल आता है, एंडिंग ऑर्बिटल जहाँ बॉन्ड करते हैं। और p को हम px, py, pz इस तरह से 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर p ऑर्बिटल्स आता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, एक्चुअल में कार्बोनिल के अंदर ये तो हमने पढ़ा, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये हमारा कंसेप्ट कौन सा है? एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। ये कंसेप्ट तब लागू होता है जब हमारे पास एटम हो, जैसे कार्बन एटम अलग हो, ऑक्सीजन एटम अलग हो, लेकिन कार्बन और एटम दोनों एक साथ हैं। तो जो हमारे पास यहाँ थ्योरी बनेगी वो मॉलिक्यूल के ऊपर लगेगी, इसलिए थ्योरी बनेगी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ बेटा, जो थ्योरी बनेगी वो कौन सी बनेगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझेंगे और इस CO को जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कौन से इसके ऑर्बिटल्स होंगे। लेट्स वी स्टार्ट। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। हम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ये हमने पढ़ा था +1 में, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको कहते हैं MOT। ये +1 का कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर खास बात क्या है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक होती है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, सेकंड होती है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, AOT बोलते हैं उसको। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी तो क्या करती है कि जैसे कार्बन है, कार्बन एक एटम, इस एटम का नंबर हुआ 6 और 6 के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2 और 2p2। इसके रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करती है कि जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें 2s हो गया, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद p हुआ, p के अंदर हमें सभी को पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। तो इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स इसके अंदर होते हैं, तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के p ऑर्बिटल्स को लोब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ये थ्योरी हमें कौन बताती है, ये बताती है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, तो भी हाइड्रोजन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लोरीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अदर बहुत सारे केस हमारे पास होते हैं, तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या रहेगा हमारे पास फॉर्मूला जिसके बिहाफ पे हम इसको बता सकें। ये बड़ा क्वेश्चन हमारे पास। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल टाइप की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन लगी। कोई बच्चा बता सकता है कि मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लगती है। यस, चंचल बताइए बेटा। +1 का कंसेप्ट है, यूनिट नंबर 4। चंचल, मेरी आवाज सुन पा रही सर चंचल? इसमें हम्म, यस सर, हाँ बताओ। इसमें जैसे कि एच का लेंगे और फिर दोबारा से एच का लेंगे, दोनों की सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखेंगे हम। हाँ बेटा। तो वो बॉन्डिंग कर केशव, केशव बताएगा भी। केशव, हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। सर वो सिग्मा 1s 2 वाले लगेगी सर इसमें शायद। हाँ, वो कंसेप्ट लगेगा बेटा यहाँ। सिग्मा सिग्मा, स्टार 1। हाँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इजिकल टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन लगेगी। ये जो स्टार लगी हुई है, ये ऑर्बिटल कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि अगर एक का लोब पॉजिटिव है, ये लोब पॉजिटिव है, और सेकंड का लोब भी पॉजिटिव आ गया, तो दोनों प्लस प्लस है, तो बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में एक का प्लस है, दूसरे का लोब कैसा हो, माइनस हो, अपोजिट आए, तो एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस तरह से हम जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा उसमें पीछे की तरफ, लेकिन मैं समराइज वे में बता देता हूँ कि आपका ये पॉइंट इसके साथ रहेगा, ठीक है। लेट्स बिकम पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। ये कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मुझे बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, राहुल बताएगा मुझे +2 T1 से। राहुल +2 T1 से बताओ। रिश्वा, हाँ बताओ बेटा। सिमरन, अंजलि +2 T1 से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में। मनोज बताइए, मनोज कुमार।
हेमलता, बोलो भी, कोई बचा तो बोलो। 14 14। 6 कार्बन के होंगे, 8 ऑक्सीजन के होंगे, 14 टोटल सर। कितने होंगे? 14 8 होंगे। ऑक्सीजन। क्लियर है? तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम इसके अंदर अगर भरने की कोशिश करें, हमारे पास कितने आएंगे? एक ऑर्बिटल में 2 भर सकते हैं, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, और हमारे पास क्या आएंगे? 12 और 2, 14। इस तरह से हम 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हम भर सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर इस तरह से हम भरेंगे तो हमारे पास यहाँ जो ऑर्बिटल्स है जिसके अंदर हमने भरे हुए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से। मुझे थोड़ा सा यहाँ एक डाउट है, ये सिग्मा 2p z यहाँ नहीं आएगा, ये स्पेशल केस में यहाँ आता है, ये आएगा यहाँ सिग्मा सिग्मा 2p z और सिग्मा स्टार 2p z, ये आएगा यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो ऐसे हुए, 2 2 2 2 2 2 भरे, और उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, आवाज क्लियर नहीं है बेटा क्या? बेटा आवाज क्लियर नहीं है क्या? No, sir. चलो मैं, देखो ऐसा है कि मैं माइक दूसरा लगा रहा हूँ, उसमें आवाज बिल्कुल क्लियर रहेगी, लेकिन अगर आप लोग कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स में लिख के डालना होगा, हैंड रेज करेंगे बीच में। ठीक है, क्लियर है? अब मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, हैंड रेज करें। अब बेटा आवाज क्लियर है अब? ओके, ठीक है। तो अब आवाज बिल्कुल क्लियर है, तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रॉन्स भरे 14 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल किया हमने, 2 2 2 2 करके इस तरह से आए, तो एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें डलेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें डलेगा, मतलब ये कौन एक एक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डले वो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल हो गया? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसके अंदर डल गए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर कर सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ फिल हो जाएंगे। क्लियर है? किसी कैंडिडेट को कोई डाउट हो तो इस पॉइंट को लेकर मतलब चैट बॉक्स में लिख सकता है या बता सकता है। अब जो मैंने तुम्हें बताई है ये कहानी इसलिए बताई है कि जो हमारे पास कार्बन और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनेगा? कार्बन के पास 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से इसके पास होते हैं 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके रहेंगे यहाँ, ये 8 अपने कंप्लीट कर लेगा और ये इसके साथ कंप्लीट कर लेगा, और ये बाहर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचेंगे, मतलब 8 कंप्लीट नहीं होंगे इसके। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है, CO। तो जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल होता है तो इसलिए इसकी हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। इसके पास भी p ऑर्बिटल होता है इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक किसी कैंडिडेट को डाउट हो तो बताएं। अब आते हैं अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर। दैट द मेन कंसेप्ट इज दिस, bonding in metal carbonyls। bonding in metal carbonyl। इसके अंदर हम
स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रा होगा। ये हमारे पास मेटल है, कोई मेटल लिया हमने, इस मेटल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और 2 ऑर्बिटल्स को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। इस तरफ हमारे पास लिगेंड है, इसके अंदर p ऑर्बिटल मौजूद है, उस p ऑर्बिटल के अंदर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी बच्चे को डाउट हो इस पॉइंट को लेकर तो एक्सप्लेन करें। ये हमने ली मेटल और ये लिया हमने कार्बोनिल, ठीक है। मेटल के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी ये देखें, और कार्बोनिल के अंदर किस तरह से होगी ये देखें। जो भी मेटल हमारे पास होती है वो क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मौजूद है और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मौजूद है। तो जब ये दोनों नजदीक आएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। तो यहाँ एक खास बात क्या होगी, यहाँ होगी जो ये ऑर्बिटल्स हैं बीच वाला, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो बीच वाले दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे में कनेक्ट होंगे, ऐसे इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग। इसलिए ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को कहेंगे हम सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो ये जो ऑर्बिटल्स है साइड वाले, इनके अंदर ओवरलैपिंग कैसे होगी, इसके अंदर ये ऑर्बिटल्स है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, मतलब ये ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे और यहाँ ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो जो बॉन्ड कहलाएगा हमारे पास पाई बॉन्ड। अब इस बॉन्ड की खास बात देखो क्या है, हम हमेशा से एक बात पढ़ते हैं कि कोई भी लिगेंड जो होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेटल को डोनेट करता है। यहाँ क्या हो रखा है देखो आप, लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, मेटल वापिस इसको इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ डोनेट कर रही है, इसके साथ जुड़ रही है। So it is also known as the such type of bond is known as the synergic bond और बैक बॉन्डिंग। इसलिए इसको सिनर्जिक बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। मेरा कंसेप्ट शायद आप सभी को बेटा क्लियर हो गया होगा। तो अपनी बात मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, खुल के बता सकते हो आप, क्या आपको क्लियर है या कुछ पूछना है? स्पीकर ऑन करके बता सकते हो बेटा, क्लियर है? टेक्निकली हैंड रेज करें। ओके ओके, किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। लेट्स, अब हम इस बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि इस बॉन्ड के अंदर क्या है। आपके पास रफ नोटबुक हो तो प्लीज पहले इस डायग्राम को ड्रा कर लें, फिर इसके बारे में मैं नोट्स बनवाता हूँ, लिखवाता हूँ। नोट कर लें इन पॉइंटों को, नोट करने के बाद टेक्निकली हैंड रेज कर दें। नोट हो जाते हैं तो हैंड रेज कर दें, हाँ ठीक है। कैमरा ऑन करें सभी। अक्षय ने लिख के डाला था अभी थोड़ी देर पहले कि सर एनडीए के फॉर्म, एनडीए का एग्जाम है। तो बेटा जो एनडीए का जो एग्जाम है वो उन बच्चों का था जिन्होंने पहले एग्जाम अप्लाई किए थे। अभी आप लोग अप्लाई करोगे तो आपके एग्जाम होंगे इसके अंदर, नवंबर के अंदर जाके एग्जाम आपके होंगे, ठीक है।
और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आज मैंने जो कॉमन क्लास थी आपकी किसी टॉपिक को लेकर ली है, आगे से आज बाकी आपके SDSS ऐप में आएंगे लेक्चर, फिजिक्स के भी और मैथमेटिक्स के, बायो के। आज जो लेक्चर आएंगे SDSS ऐप में आएंगे, लेकिन कल से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी सभी सेक्शनों की कि कैंपस प्रो के अंदर ही आपकी लाइव क्लास अब मिलेंगी और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको SDSS ऐप में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको माइंड सेट कर लें। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकता है। हाँ, ये अक्षय पूछ रहा है कि हमारा भी इसके अंदर आएगा। बिल्कुल सही है, +2 T1 P1 और रेडियंट तीनों सेक्शनों की कैंपस प्रो में आएगी। टीचर्स 2 हो सकते हैं, टीचर्स अलग हो, सेक्शन वाइज भी पढ़ा सकते हैं। जैसे T1 मेरे पास है, मान लो P1 मेरे पास है, रेडियंट है, तो हम सेक्शन वाइज एक ही टाइम पे 2 टीचर भी मिल सकते हैं। जिसके पास जो लिंक जाएगा वो उसी क्लास में उस लिंक के ऊपर उस सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे। ये कमी थी SDSS ऐप में कि एक साथ एक सेक्शन आते थे। यहाँ क्या हो सकता है कि एक ही केमिस्ट्री क्लास चलेगी लेकिन टीचर अलग अलग होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से काम आपका हो सकता है। किसी बच्चे को क्वेश्चन पुट अप करना हो तो बताओगे, पूछना है कुछ, या उसमें चैट बॉक्स में लिख के डाल सकते हो। ओके, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं एंडिंग करते हैं और आगे क्लास आपकी SDSS ऐप में रहेंगी। कल से आपकी कैंपस प्रो में आएंगे, मैं सूचना पहले आपको दे रहा हूँ और टीचर्स भी आपको कल मिल जाएंगे। कैंपस प्रो के अंदर आपको नोटिफिकेशन भी नजर आएगा किस टाइम पे आपकी क्लास। थैंक यू। 6 सितंबर को बेटा जो एग्जाम है वो सिर्फ उनका है जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था, या आप में से किसी ने अप्लाई किया होगा। लेकिन जो +2 में अभी अपीयरिंग कैंडिडेट से ये अगला एग्जाम दे, 6 सितंबर वाला नहीं दे, नवंबर वाला एग्जाम दे सकते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके बेटा, थैंक यू। जो पहले भरा था उसका पेपर हो गए।